भविष्य की दुनिया में एक ऐसा टाइम आ चुका है जब सूरज धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन उसकी मौत इंसानों के लिए एक नया खतरा बन चुकी है, क्योंकि मरते हुए सूरज ने अपना रूप बदल लिया है। अब वो एक रेड जायंट स्टार बनने वाला है और इसका मतलब है जिंदगी का अंत। असल में सूरज बहुत तेजी से डीजेनरेट हो रहा है और अपना साइज रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। अगर यही गति बनी रही तो आने वाले 100 वर्ष में सूरज हमारी अर्थ को पूरी तरह निगल जाएगा और सिर्फ 300 वर्षों के अंदर पूरा सोलर सिस्टम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस विनाशकारी आपदा का सामना करने के लिए मानव जाति ने एकजुट होकर ऐसा इतिहास रच दिया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स एक हो जाती हैं और यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट बनती है। ह्यूमन सर्वाइवल की चांस को मैक्सिमाइज करने के लिए यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने तय किया कि पूरी अर्थ को सोलर सिस्टम से बाहर प्रोपेल करने का, ताकि अर्थ को सोलर सिस्टम से बाहर निकालकर उसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर स्थित अल्फा सेंचुरी नाम के दूसरे सोलर सिस्टम की ओर भेजा जाएगा, जो अब इंसानियत का नया घर बनेगा। इस महान और असाधारण ह्यूमन माइग्रेशन को नाम दिया गया द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रब्बिल और आप देख रहे हैं RR मूवी डिकोड। आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई चाइना की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग साइंस फिक्शन मूवी द वॉन्डरिंग अर्थ के बारे में। ये कहानी है सन 2061 की। पहला टेस्ट अब से ठीक 36 महीने बाद शुरू होगा। मानव जाति अपनी पूरी ताकत और रिसोर्सेज इस मिशन में लगाएगी ताकि अर्थ की सतह पर 10,000 अर्थ इंजन्स बनाए जा सके, जो अर्थ को सोलर सिस्टम से बाहर ले जाने में मदद करेंगे। हर प्रोपल्शन इंजन की ऊंचाई होगी 11,000 मीटर्स और ये सब मिलकर 150 ट्रिलियन टन की फोर्स जनरेट करेंगे, जो अर्थ को आगे बढ़ाएगी। नेविगेशन प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन इस महीने की शुरुआत में पूरा हो चुका है। इस मिशन के लिए 311 चाइनीज सीनियर पायलट्स और 709 इंजीनियर्स को चुना गया है। अर्थ की ट्रेजेक्ट्री को सही बनाए रखने के लिए यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया की स्पेस टेक्नोलॉजी और ताकत को साथ लाया और 30 साल में नेविगेशन प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तैयार किया। ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 1,00,000 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैवल करेगा और अर्थ को नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इमरजेंसी वार्निंग्स देगा। बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए यूईजी ने हर अर्थ इंजन के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई है, जब तक अर्थ अपने नए घर तक नहीं पहुंचती। यही अंडरग्राउंड सिटीज इंसानों का एकमात्र सहारा होगी। और अब इसी पल से मानव जाति, जो आज तक सिर्फ सोलर सिस्टम की एक छोटी सी कम्युनिटी थी, 2500 वर्षों की लंबी और अनजानी यात्रा पर निकल चुकी है। इस सफर को नाम दिया गया है द वॉन्डरिंग वॉयज, इंसानों की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे हिम्मती कोशिश। इस कहानी में फोकस करती है एक लड़का लियू ची, जिसकी जिंदगी उसके पिता लियू पेकियांग और उसके दादा के साथ शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब लियू पेकियांग अपने बेटे लियू ची को एक टेलीस्कोप से हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर दिखा रहा होता है। लियू ची बड़ी मासूमियत से कहता है जुपिटर पर एक आग है, लेकिन असल में वो एक मैसिव विंडस्टॉर्म होता है, क्योंकि जुपिटर एक गैस जायंट है जिसका लगभग 90% हिस्सा हाइड्रोजन से बना है। एक तरह से जुपिटर एक बलून जैसा है, विशाल और तूफानी। इसी दौरान पेकियांग अपने बेटे से कहता है, वो दिन दूर नहीं जब तुम जुपिटर को अपनी आँखों से बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकोगे। और फिर मुस्कुराकर कहता है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा बेटा, लेकिन अभी मुझे जाना है दुनिया के सबसे जरूरी मिशन पर। असल में लियू ची का पिता लियू पेकियांग एक ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट है। उसे भेजा गया है अर्थ के ऑर्बिट में घूमते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जहाँ उसका काम है अर्थ की नेविगेशन और कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना। मिशन पर जाते हुए पेकियांग अपने बेटे लियू ची और पिता को अंडरग्राउंड सिटी में छोड़ देता है, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉट है। इस वजह से सरकार की तरफ से लियू ची और उसके ग्रैंडपा को रेजिडेंसी एक्सेस मिल जाती है। लियू पेकियांग अपने क्रू मेंबर्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर रवाना हो जाता है, एक ऐसा मिशन पूरा करने के लिए जिसके बाद उन्हें अपने सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता है। अब अर्थ एक लंबी और अनजानी स्पेस जर्नी पर निकल चुकी है। इसी तरह बीत जाते हैं पूरे 17 साल। अब कहानी आगे बढ़ती है बीजिंग के एक अंडरग्राउंड सिटी में, जहां लियू ची, जो अब बड़ा हो चुका है, अपनी अडॉप्टेड सिस्टर को स्कूल से भगाकर अर्थ की बर्फीली सतह की ओर निकल पड़ता है। यहाँ एक बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, अर्थ को अपने सोलर सिस्टम से निकालकर दूसरे सोलर सिस्टम की ओर ले जाने के लिए धरती पर जगह जगह थ्रस्टर्स यानी अर्थ इंजन्स लगाए गए थे। इन अर्थ इंजन्स ने पृथ्वी को आगे बढ़ा
बढ़ाने के लिए जरूर बूस्ट दिया, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन इंजन्स की वजह से पृथ्वी की अपनी रोटेशन रुक गई। जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद हुई, पूरी दुनिया में भयानक तूफान, सुनामी और विनाशकारी भूकंप आने लगे। प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। और दूसरी तरफ जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर होती गई, उसकी सरफेस पर टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। अर्थ की सरफेस जमने लगी और धीरे धीरे पूरी धरती बर्फ से ढक गई। इस हालात से बचने के लिए इंसानों ने एक नई तरकीब निकाली। भारत इंजन के ठीक नीचे बनाए गए थे अंडरग्राउंड सिटीज, जो पृथ्वी की सतह से करीब 5 किलोमीटर नीचे थे। यही अंडरग्राउंड सिटीज अब मानवता की नई दुनिया बन चुकी थी। अर्थ की सरफेस अब इतनी ज्यादा ठंडी हो चुकी है कि वहाँ बिना थर्मल सूट के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जो भी लोग सरफेस पर काम करते हैं, चाहे मेंटेनेंस हो, रेस्क्यू हो या स्काउटिंग, उन्हें फुल थर्मल सूट पहनकर ही काम करना पड़ता है। अर्थ की सतह पर पहुंचते ही लियू ची और उसकी सिस्टर ग्रैंडपा की ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाते। बिना परमिशन के ट्रक चलाने के जुर्म में पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देती है। उसी लॉकअप के बगल में एक और लड़का अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम था टिम। दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लियू पेकियांग को दिखाया जाता है, जो पिछले 17 सालों से अपने मिशन को पूरा कर चुके हैं और अब वो वापस अर्थ पर लौटने वाले होते हैं। इसी दिन अर्थ भी सोलर सिस्टम से निकलते हुए जुपिटर की ऑर्बिट में एंटर करने वाली होती है। और लियू पेकियांग का मिशन था कि जैसे ही अर्थ जुपिटर की ऑर्बिट में एंटर करेगी, तो जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से अर्थ को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, जिससे अर्थ को अल्फा सेंचुरी नाम के दूसरे सोलर सिस्टम की तरफ भेजा जा सके। क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी के बिना अर्थ सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन इसी समय लियू पेकियांग को मन ही मन एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक जुपिटर में एक ग्रेविटेशनल स्पाइक डिटेक्ट होता है और इस ग्रेविटेशनल स्पाइक की वजह से अर्थ की ट्रेजेक्टरी बदल जाती है। अब पृथ्वी सीधा जुपिटर की तरफ बढ़ने लगती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग विद जुपिटर इंक्रीजेस रैपिडली और उसी समय डिजास्टर वार्निंग प्रोटोकॉल एक्टिवेट होने लगते हैं। पूरे सिस्टम में रेड अलर्ट गूंजने लगता है और सभी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स में पैनिक फैल जाता है, क्योंकि अब अर्थ और जुपिटर के टकराने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। दूसरी तरफ अर्थ पर लियू ची और उनकी सिस्टर को छुड़ाने के लिए उनके ग्रैंडपा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी तरह दोनों बच्चों को लॉकअप से बाहर निकाला जा सके। लेकिन पुलिस ग्रैंडपा की बात नहीं मानती और रिश्वत देने के जुर्म में उन्हें भी लॉकअप में डाल देती है। लॉकअप के अंदर ग्रैंडपा लियू ची और उनकी सिस्टर पर बहुत गुस्सा करते हैं और उन्हें डांटते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया। इसी बीच अचानक अर्थ पर जोरदार भूकंप जैसी तबाही फैल जाती है। चारों तरफ की इमारतें और संरचनाएं ढहने लगती हैं और बहुत से लोग इस तबाही का शिकार बन जाते हैं। इस आपात स्थिति में लियू ची, उनकी सिस्टर, ग्रैंडपा और टिम किसी तरह लॉकअप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ग्रैंडपा की ट्रक लेकर वहां से भागने लगते हैं, ताकि किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। उधर स्पेस स्टेशन में ये अनाउंस्ड होती है कि ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल स्पाइक ऑफ जुपिटर, अर्थ इंजन सिस्टम इज फेलिंग। एक एक करके अर्थ के थ्रस्टर्स फेल होने लगते हैं। जुपिटर के ग्रेविटेशनल स्पाइक की वजह से अर्थ का प्रोपल्शन हफ हो चुका है, तो कंप्लीट लॉस हो गया है। सिर्फ 37 घंटे 4 मिनट और 12 सेकंड में पृथ्वी जुपिटर से टकरा जाएगी। स्पेस स्टेशन की एआई कंप्यूटर, जिसका नाम था मॉस, वो सभी एस्ट्रोनॉट्स को वार्निंग देता है कि सिस्टम अब लो एनर्जी पर चल रहा है, इसलिए सभी को जल्द से जल्द हाइपर स्लीप में जाना होगा। लेकिन लियू पेकियांग को धरती पर हो रही तबाही की वजह से अपने बच्चों और पिता की चिंता थी। वो अपने पिता से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या वो दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि लियू ची से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं और वो दोनों मेरे पास ही हैं, अर्थ की सतह पर। ये सुनकर पेकियांग उन्हें कहता है कि उन्हें तुरंत रिफ्यूजी कैंप ले जाओ, वहाँ वो लोग सेफ रहेंगे। ग्रैंडपा अपने दोनों बच्चों को लेकर रिफ्यूजी कैंप की ओर निकलते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें चाइनीज सोल्जर्स रोक लेते हैं, जिन्हें एक जरूरी मिशन के लिए लाइटर कोर नाम की एक भारी मशीन ले जानी थी, जो अर्थ के इंजन को फिर से स्टार्ट करने के लिए जरूरी थी। उन्हें ग्रैंडपा की ट्रक चाहिए थी, लेकिन ग्रैंडपा मदद करने से मना कर देते हैं। सोल्जर्स उन्हें सख्ती से कहते हैं ये ट्रक नेशनल इमरजेंसी के लिए
बात की जा रही है। आपको चाहे या ना चाहे, ये देश के लिए जरूरी है। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ जब बात देश की आती है तो हर नागरिक को अपना योगदान देना ही होता है, चाहे हालात जैसे भी हो। अंत में मजबूरी में ग्रैंडपा मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर पेकियांग हाइपर स्लीप में जाने से पहले फिर से अपने पिता से कांटेक्ट करता है और हालात समझने की कोशिश करता है। वो सोल्जर्स से कहता है सिविलियंस को छोड़ दो। तभी वहाँ मौजूद ल्यूची बोल पड़ता है, आप तो हमें पहले ही छोड़ चुके हो, अब आप कुछ मत बोलो, मुझे ग्रैंडपा के साथ ही रहना है। बचपन में पिता से दूरी की वजह से अब वो अपने पिता से बात भी नहीं करना चाहता था। उसके दिल में बहुत गुस्सा और दर्द था। वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। बेटे की ये बात सुनकर पेकियांग अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन तभी मौसेआई उसे जबरदस्ती हाइपर स्लीप में डाल देती है। अब पेकियांग सब कुछ सुन और देख रहा था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ग्रैंडपा की ट्रक में बैठे चाइनीज सोल्जर्स अब लाइटर कोर को लेकर शंघाई सिटी पहुंच चुके थे, लेकिन शंघाई अब पहले जैसी नहीं रही थी। ये शहर अब तबाही का दूसरा नाम बन चुका था। चारों तरफ बस बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानें थी। पूरे शहर की गगनचुंबी इमारतें बर्फ के नीचे दब चुकी थी। असल में ये बर्फ की चट्टानें दरअसल विशाल सुनामी थी, जिन्होंने पूरे शहर को कुछ ही पलों में तहस नहस कर दिया था। लेकिन फिर अचानक पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि ये सुनामी पानी से जमकर बर्फ बन गई और सैकड़ों हजारों लोग इसकी चपेट में आकर जिंदा ही बर्फ में दफन हो गए। अब ग्रैंडपा की ट्रक इन संकरी गलियों और बर्फ के टीलों के बीच से गुजर रही थी। हर तरफ तबाही, खामोशी और मौत का सन्नाटा था। तभी अचानक एक बड़ा प्लेन आसमान से गिरकर क्रैश हो गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आसपास की बर्फ की चट्टानें खिसकने लगी। इन चट्टानों ने सामने की सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब ट्रक आगे नहीं जा सकती थी। सामने लंबा रास्ता था, लेकिन वो सेफली क्रॉस नहीं किया जा सकता था। तभी एक सोल्जर की नजर सामने एक टूट चुकी बिल्डिंग पर पड़ी। उसने बाकी सैनिकों को बताया, हमें अब लाइटर कोर को ट्रक से उतार कर उस बिल्डिंग के ऊपर ले जाना होगा। लेकिन ये फैसला बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि वो बिल्डिंग पूरी तरह से जमी हुई थी। उसे ऊपर तक पहुंचने के लिए पूरे 80 फ्लोर की चढ़ाई करनी थी, वो भी लाइटर कोर जैसे भारी मशीन के साथ। एक एक कदम अब मौत के मुंह से होकर गुजरना था। प्लान के मुताबिक सब लोग अब उस टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। लियू ची, उनकी सिस्टर और कुछ चाइनीज सोल्जर्स पहले ही ऊपर की मंजिल पर पहुंच चुके थे। नीचे अब सिर्फ कैप्टन, ग्रैंडपा और भारी भरकम लाइटर कोर ही बचे थे। उधर ऊपर एक सोल्जर ने बर्फ को तोड़ने के लिए अपनी गन से फायरिंग शुरू कर दी, ताकि बिल्डिंग के बाहर निकलने का कोई रास्ता बनाया जा सके। लेकिन इस फायरिंग का असर बुरा पड़ा। पृथ्वी पहले से ही भूकंपों से कांप रही थी और ऊपर से ये फायरिंग बिल्डिंग जोर जोर से वाइब्रेट करने लगी। अब नीचे से लाइटर कोर को ऊपर खींचना और भी मुश्किल हो चुका था। कैप्टन और ग्रैंडपा उस भारी मशीन को ऊपर चढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जिस रस्सी की मदद से लाइटर कोर ऊपर खींचा जा रहा था, वो अचानक टूट गई और लाइटर कोर पूरे वजन के साथ तेजी से नीचे गिरने लगा। नीचे खड़े कैप्टन और ग्रैंडपा अब उसकी चपेट में थे। मौत बस कुछ इंच की दूरी पर थी। ऐसे में एक बहादुर चाइनीज सोल्जर ने अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रैंडपा को जबरदस्ती धक्का देकर एक साइड फ्लोर की तरफ फेंक दिया और खुद लिफ्ट के नीचे आकर कुचलकर वहीं शहीद हो गया। ऊपर खड़े लियू ची और उनकी बहन ने ये मंजर देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। ग्रैंडपा किसी तरह उस हादसे में बच तो गए, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनका थर्मल सूट भी बुरी तरह डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। उन्हें एहसास हो चुका था अब उनका आखिरी समय आ चुका है। उन्होंने लाचार होकर वहीं रुकने का फैसला किया। धीरे से अपना हेलमेट उतारते हैं और उसी पर ऑक्सीजन की कमी ने उन्हें जिंदा ही बर्फ में जमा दिया। ग्रैंडपा को खोने के बाद लियू ची का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो सोल्जर्स पर भड़क उठता है, अगर तुम लोग सच में चाहते तो ग्रैंडपा को बचाया जा सकता था। ये कहते हुए लियू ची, उनकी सिस्टर और टिम सभी सोल्जर्स से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में पेकियांग हाइपर स्लीप से जाग जाता है। जैसे ही वो होश में आता है, तभी उसे एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। अर्थ को छोड़कर पूरा स्पेस स्टेशन अब अपने रास्ते पर निकल पड़ा है। अब मॉस ने पेकियांग के फ्रेंड को भी हाइपर स्लीप से जगा दिया, ताकि वो पेकियांग को रोके। शुरू में उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो एक सच्चा दोस्त साबित होता है। वो पेकियांग को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब
अब दोनों को कंट्रोल रूम तक पहुंचना था, लेकिन स्टेशन के अंदर से नहीं बल्कि ओपन स्पेस से होते हुए। दोनों ने अपने स्पेस सूट पहने और हैच खोलकर वैक्यूम स्पेस में छलांग लगा दी। बाहर का नजारा अकल्पनीय था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ठंड और मौत सी खामोशी। जैसे ही दोनों कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं, मॉस सब कुछ देख रहा होता है। एआई को अब ये एहसास हो चुका था कि ये दोनों प्रोजेक्ट के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं और इसलिए मॉस ने तय कर लिया कि अब इन्हें टर्मिनेट करना जरूरी है। स्टेशन से ही उन दोनों पर अटैक किया जाता है। विस्फोट, झटके और मौत उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। पेकियांग और उसका दोस्त जैसे तैसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट होता है। उस पल पेकियांग का दोस्त खुद को सैक्रिफाइस करते हुए उसे कंट्रोल रूम की तरफ धक्का दे देता है और खुद डीप स्पेस में हमेशा के लिए खो जाता है। कुछ देर बाद पेकियांग किसी तरह कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है, लेकिन यहाँ उसे एक और झटका लगता है। मॉस ने उसके सारे राइट्स छीन लिए थे। वो अब लॉ के अगेंस्ट काम कर चुका था। उसके पास अब ना तो कोई कमांड एक्सेस था, ना ही मिशन को बदलने का अधिकार। अब वो चाहकर भी इस मिशन में कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ लियू ची, उसकी सिस्टर और टिम रास्ते में एक क्रैश हुए प्लेन को देखते हैं। जैसे ही वो लोग उस मलबे के पास पहुंचते हैं, वहाँ खड़े एक ट्रक के अंदर कोई हलचल दिखाई देती है। ट्रक के अंदर था एक घायल इंसान जो कि एक साइंटिस्ट था और बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। ली कहता है, जुपिटर की ग्रेविटी इतनी तेजी से अर्थ की एटमॉस्फेयर को खींच रही है कि अब आसमान में कोई भी प्लेन या ऑब्जेक्ट उड़ ही नहीं सकता। पूरा आसमान जैसे नीचे गिर रहा है। फिर वो इशारा करता है उस ट्रक की ओर और बताता है कि उसमें एक लाइटर कोर मौजूद है जिससे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ इंजन को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता था, जो कि सोलावेसी में मौजूद थी। ली कहता है, हम उस इंजन को रीइग्नाइट करने जा रहे थे, पर रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया, सब खत्म हो गया। अब लियू ची के पास दो रास्ते थे, या तो ट्रक लेकर घर लौट जाए या इस कोर को लेकर सोलावेसी इक्वेटर तक का मुश्किल खतरनाक सफर तय करे ताकि वो इंजन दोबारा चल सके और शायद अर्थ को बचाया जा सके। अब लियू ची, उसकी सिस्टर टिम और साइंटिस्ट ली एक बार फिर निकल पड़ते हैं, इस बार अर्थ को बचाने के लिए एक ऐसे मिशन पर जिसका अंजाम या तो मौत था, इंसानियत की आखिरी उम्मीद। अब कहानी एक बार फिर स्पेस स्टेशन की ओर लौटती है, जहाँ पेकियांग मेन कंप्यूटर रूम के अंदर पर पहुँच चुका है जब उसके सारे एक्सेस राइट्स हटा दिए गए थे। पेकियांग मॉस के कॉमन सिस्टम को ओवरराइड करता है, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर मॉस का होलोग्राफिक इंटरफेस एक्टिवेट हो जाता है। पेकियांग से कहता है, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया है, अर्थ को छोड़कर स्पेस स्टेशन का आगे बढ़ जाना। दरअसल ये एक प्रीप्रोग्राम्ड प्रोटोकॉल था जिसे यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ने पहले ही लिख रखा था। ऐसे हालात के लिए जब अर्थ पूरी तरह डिस्ट्रक्शन के एज पर हो, इस स्पेस स्टेशन में सब कुछ पहले से स्टोर्ड है। हर तरह की क्रॉप्स के सैंपल्स, जानवरों की हर मेजर स्पीशीज के डीएनए सैंपल्स और सबसे जरूरी ह्यूमन एम्ब्रियोज। अगर अर्थ पूरी तरह से तबाह भी हो जाए तो भी ह्यूमन रेस कभी खत्म नहीं होगी। हम एक नए प्लैनेट पर सिविलाइजेशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। ये सब सुनकर पेकियांग की सांसें घुटने लगती हैं। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। मॉस एक एआई है जो सिर्फ अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, लेकिन पेकियांग एक फादर है जिसका फैमिली अर्थ पर है, जो अभी भी जिंदा है और जिन्हें उसे किसी भी हालत में बचाना है। अर्थ पर चाइनीज सोल्जर्स अपने साथ लाई हुई लाइटर कोर को खींचकर आगे ले जा रहे थे, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर कदम पर जानलेवा ठंड और बर्फ ने उन्हें घेर रखा था, फिर भी वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। इसी बीच एक सोल्जर ठंड की वजह से वहीं पर जमकर मर जाता है, जिससे बाकी बचे हुए सोल्जर्स का हौसला टूटने लगता है। ये देखकर एक फीमेल सोल्जर अचानक गुस्से और भावनाओं में बहकर लाइटर कोर पर ही फायरिंग करने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। उसकी ये हरकत देखकर सोल्जर्स की कैप्टन को जबरदस्त गुस्सा आता है, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर लियू क्यूआई अपने ट्रक के साथ आ पहुँचता है। लियू जोर से कहता है, हमारे पास इस ट्रक में एक और लाइटर कोर है, हम इसे सोलावेसी इक्वेटर तक लेकर जा रहे हैं ताकि अर्थ इंजन को एक्टिवेट किया जा सके। ये सुनते ही बाहर खड़े बाकी थके हारे सोल्जर्स जो अब तक उम्मीद खो चुके थे, वो सब लियू के साथ जुड़ जाते हैं और फिर सब एक साथ ट्रक में सवार होकर सोलावेसी इक्वेटर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग सोलावेसी इक्वेटर के पास पहुँच जाते हैं।
हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें ये एहसास होता है कि उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी और टीम ने अर्थ इंजन को दोबारा स्टार्ट कर दिया था। असल में अब पूरी पृथ्वी के सभी थ्रस्टर्स धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगे थे। ये देखकर हर किसी के चेहरे पर राहत छा जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी को बचाने की एक नई उम्मीद मिल गई है। लेकिन कहानी यहीं पर एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि जब पृथ्वी के सभी थ्रस्टर्स फुल पावर में एक्टिव हो जाते हैं, तभी ये नजारा साफ होता है कि जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो लगातार पृथ्वी को अपनी तरफ खींचे जा रहा है। अब पृथ्वी की सतह से जुपिटर का डरावना चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। स्पेस स्टेशन में पेकियांग अब भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे मॉस बताता है इस वक्त पृथ्वी पर कोई भी रेस्क्यू मिशन करना बेकार है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। मॉस ब्रॉडकास्ट करता है पृथ्वी के पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इसके बाद अर्थ सीधा जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही पृथ्वी पर मौजूद लाखों लोगों के बीच एक डरावनी खामोशी फैल जाती है। कई लोग तो उसी वक्त डर के मारे खुद को शूट कर लेते हैं। कुछ अब भी किसी सुरंग, किसी बंकर में छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। हर तरफ चीखें, आंसू और टूटता हुआ हौसला। और इसी बीच साइंटिस्ट्स की पूरी टीम का मनोबल भी लगभग टूट चुका होता है। यहीं पर ली भी गहरी उदासी में डूबा होता है। वो बताता है कि हमारे पास 7 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन बचा है, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अब पृथ्वी की एटमॉस्फेयर को लगातार खींच रही है। अगले 24 घंटों में पृथ्वी पर ना तो ऑक्सीजन बचेगी और ना ही लाइफ की कोई चांस। लियू क्यूआई अब भी जुपिटर को गहराई से देख रहे होते हैं। उसकी विशालता, उसकी चमकती हुई सतह और उससे आती हुई तबाही की लहरें हर सेकंड और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। तभी लियू ची को अचानक अपने बचपन की कुछ बातें याद आ जाती हैं, जब उसके फादर ने उसे एक फंडामेंटल ट्रूथ बताया था। जुपिटर में हैवी मात्रा में हाइड्रोजन होती है। यही बात लियू ची के दिमाग में एक बिजली की तरह कौंध जाती है और वहीं पर वो एक क्रेजी प्लान सोच लेता है। उसका आइडिया सिंपल था, अगर हम जुपिटर में मौजूद हाइड्रोजन को किसी तरह इग्नाइट कर दें तो एक मैसिव एक्सप्लोजन होगा और उस एक्सप्लोजन से जो शॉकवेव निकलेगी वो पृथ्वी को एक तेज धक्का दे सकती है, जो हमें जुपिटर की ऑर्बिट से बाहर फेंक सकती है। ये सुनते ही सभी साइंटिस्ट और सोल्जर्स एक पल के लिए शॉक्ड रह जाते हैं। साइंटिस्ट्स उसकी कैलकुलेशंस वेरीफाई करते हैं और सोल्जर्स उसके साथ मिशन एक्सिक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पूरी टीम तैयार थी। प्लान के मुताबिक अब मेन इंजन को पहले शट डाउन करना पड़ेगा ताकि उसमें नया इग्निशन प्रोग्राम लोड किया जा सके। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी, इंजन 1 शट डाउन, फिर से उसे मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये काम था सबसे ज्यादा डेंजरस। लियू ची और टीम ने डिसाइड किया लाइटर कोर को एक स्पेशल ट्रक में डालकर उसे सीधा मेन इंजन चेम्बर तक ले जाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ली और बाकी साइंटिस्ट जाएंगे कंट्रोल रूम में, जहाँ से वो इग्निशन का नया प्रोग्राम मैन्युअली लोड करेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बात था जब सोल्जर्स को फिजिकली इग्निशन पिन को पुश करना पड़ेगा, जो इंजन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थी, जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों था। सबको पता था ये प्लान आसान नहीं है, हर स्टेप पर मौत का खतरा है। फिर भी जब पूरी दुनिया तबाही के किनारे पर खड़ी हो और जुपिटर एक डेथ ट्रैप की तरह आंखों के सामने मंडरा रहा हो, तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर सोल्जर, हर साइंटिस्ट, हर इंसान अब सिर्फ एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, चाहे जिंदा रहे या ना रहे। लेकिन ह्यूमन रेस को बचाने के लिए अब सब कुछ दाव पर लगाने का वक्त आ चुका था। हर टीम को किसी न किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। टाइम बहुत कम था, लेकिन बीच रास्ते में ही प्लान अटक जाता है। उसी वक्त लियू ची की सिस्टर किसी तरह स्पेस स्टेशन में मौजूद पेकियांग से कांटेक्ट करने में कामयाब होती है। वो उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है कि कैसे ये आखिरी मिशन है पृथ्वी को बचाने का। लेकिन पेकियांग के साथ मौजूद एआई मॉस कहता है ये सब फ्यूटाइल है, पृथ्वी को बचाना अब नामुमकिन है। मॉस आगे कहता है कि ये आइडिया पहले भी फेल हो चुका है। इजरायली साइंटिस्ट ने सैम टेक्निक ट्राई की थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। पेकियांग इमोशनली टूटने लगता है, लेकिन तभी मॉस एक अनएक्सपेक्टेड मदद करता है। मॉस लियू ची की सिस्टर की वॉइस को पूरी अर्थ पर ब्रॉडकास्ट कर देता है और वो मासूम लड़की कहती है हमारी दुनिया आज टूटने के कगार पर है, लेकिन अगर हम सब मिलके एक आखिरी बार कोशिश करें तो शायद हम अपने घर को बचा
सकते हैं। हमें यूनिफाइड पावर की जरूरत है। मैं सिर्फ एक छोटी सी लड़की हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप सब मेरे साथ हैं? उसकी मासूम लेकिन दिल को छू जाने वाली अपील हर किसी का दिल तोड़ देती है। जहाँ लोग डर के मारे छुपे हुए थे, अब वहाँ से लोग बाहर निकलने लगते हैं। हर कोई एक लास्ट चांस के लिए लड़ने को तैयार है और आखिरकार पूरी कोशिशों से अर्थ के थ्रस्टर से निकलता है एक मैसिव हाइड्रोजन इग्निशन वेव जो सीधा जुपिटर की तरफ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी इग्निशन के बाद भी अर्थ जुपिटर से अब भी 5000 किलोमीटर दूर है और अब तक कुछ भी गारंटी नहीं है। ये सब पेकियान ध्यान से देख रहा था और तभी उसे एक रियलाइज होता है कि स्पेस स्टेशन के नेविगेशन सिस्टम में अभी भी 30,000 टन का फ्यूल बचा हुआ है। ये फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। पेकियांग तुरंत अपने बेटे लियू ची को कांटेक्ट करता है और बताता है कि वो अपने डॉग को लेकर उस इग्निशन जोन में एंटर करेगा, जहां से ब्लास्ट होगा और इग्निशन वेव सीधा जुपिटर के सरफेस तक पहुंचेगा। लेकिन ये सुनते ही लियू ची रोने लगता है। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है। पेकियांग यहाँ पर पहली बार अपने बेटे से दिल से बात करता है, उससे माफी मांगता है। मैं तुम्हारे साथ बचपन में नहीं था, लेकिन जब भी तुम बृहस्पति को देखोगे मुझे वहाँ पाओगे। और ये कहते हुए पेकियांग आखिरी बार अपने बेटे की बात सुनता है, फिर आंखें बंद करके अपने डॉग को इग्निशन जोन की तरफ मोड़ देता है। सब कुछ साइलेंट हो जाता है और फिर एक भीषण धमाका होता है। एक ऐसा मैसिव ब्लास्ट जो जुपिटर की एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन को इग्नाइट कर देता है। जुपिटर के सरफेस पर एक ग्लोइंग इन्फर्नो फैल जाता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से एक जाइगेंटिक एनर्जी वेव जनरेट होती है। उस वेव को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट्स लगने वाले थे। सभी लोग वेव के इम्पैक्ट से बचने के लिए सेफ जगहों की तलाश में भागते हैं और जब वेव अर्थ से टकराती है एक जोरदार इम्पैक्ट होता है। लेकिन वही एनर्जी वेव पृथ्वी को एक पुश देती है। वो पुश पृथ्वी को जुपिटर की ऑर्बिट से बचाकर दूर फेंक देती है। फाइनली पृथ्वी एक बार फिर अपने नए पाथ पर चल पड़ती है और पीकेएन वो जुपिटर की रोशनी में मिल चुका था, लेकिन अपने बेटे का वादा निभा गया। इसी तरह एक इम्पॉसिबल सैक्रिफाइस, एक फाइनल एक्सप्लोजन और एक टाइनी होप की वजह से पृथ्वी एक बार फिर से बच जाती है। 3 साल बीत चुके हैं और अब हम देखते हैं लियू ची को, जो अब एक जूनियर ड्राइवर बन चुका है। नीचे अंडरग्राउंड में अब लोग फिर से खुशी से रह रहे हैं। इंसानियत ने एक बार फिर जीने का जज्बा पा लिया है। वो रास्ता जहां इंसान ने कभी सपना देखा था अपने घर को ले जाने का, उसी रास्ते पर अब शांति के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अर्थ की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। अभी भी अल्फा सेंचुरी के सोलर सिस्टम में एंटर करने में कई साल बाकी है और वो सफर धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। एक प्लैनेट जो अपनी पूरी सिविलाइजेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये सफर सिर्फ फिजिकल नहीं, ये एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल जर्नी भी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको द वॉन्डरिंग अर्थ की ये कहानी और इंसान के जीने की होप, सैक्रिफाइस और सर्वाइवल का ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। अगर आप पहले